जी अस्सलाम वालेकुम। कैफे आज का लेक्चर आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 6। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 1 को कंप्लीट करेंगे और चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर के 2 हिस्से होंगे। चैप्टर जो पहला हिस्सा होगा चैप्टर 1 के क्वेश्चन थे, आपको असाइनमेंट के तौर पर दिए थे, उनको क्लास में डिस्कस करना है हमने, और फिर उसके बाद चैप्टर 2 को स्टार्ट करना है। लेकिन उससे पहले चैप्टर 1 हमने कंप्लीट कर लिया, डिस्कस कर लिया, घर जाके आपने पढ़ा होगा। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए इसमें से, शाबाश। कोई क्वेश्चन? परसुएसिव का मतलब क्या है? परसुएसिव, देखिए हम जो एविडेंस कलेक्ट करते हैं प्रोफेशनल लाइफ में वो दो तरह का होता है। एक होता है परसुएसिव, एक होता है कंक्लूसिव। जो कंक्लूसिव एविडेंस है ये ज्यादा स्ट्रांग होता है, ये किसी चीज की 100% एक्यूरेसी को शो कर रहा होता है। कंक्लूसिव जो परसुएसिव होता है ये भी स्ट्रांग एविडेंस होता है, लेकिन ये 100% नहीं, समझ लीजिए 90-95% तक किसी चीज की एक्यूरेसी को कंफर्म कर रहा होता है। तो हमें हमारे प्रोफेशन में ये सिखाया जाता है, स्टैंडर्ड्स ये कहते हैं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है जी। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स ये कहते हैं कि ऑडिटर्स ने परसुएसिव एविडेंस ऑब्टेन करना है, जो उसका ज्यादातर एविडेंस होगा वो परसुएसिव होगा। कंक्लूसिव एविडेंस रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द ऑडिट एविडेंस क्या है? परसुएसिव रादर देन कंक्लूसिव। का मतलब कंक्लूसिव नहीं है, परसुएसिव है, ठीक है। जो लीगल एविडेंस होता है ना, लीगल, वो कंक्लूसिव होता है। हमने चूंकि जो एविडेंस इकट्ठा करना है वो जज की हैसियत से नहीं करना, ऑडिटर की हैसियत से करना है। एविडेंस वो भी इकट्ठा करते हैं, हम भी इकट्ठा करते हैं। उनका एविडेंस, कोर्ट सिस्टम का एविडेंस कंक्लूसिव होता है, हमारा एविडेंस जो है हमारे प्रोफेशन में परसुएसिव होता है। परसुएसिव का मतलब जो रीजनेबल एश्योरेंस वाला हो, ठीक है, 100% वाला नहीं, रीजनेबल एश्योरेंस वाला। क्योंकि हमारे, इसकी रीजन क्या है? क्योंकि हमारे प्रोफेशन में एब्सोल्यूट एश्योरेंस रिक्वायर्ड ही नहीं है। क्लियर जी? इसके अलावा कोई क्वेश्चन? अच्छा, एक और स्टूडेंट ने पूछा था इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट का क्या मतलब है। देखिए इनहेरेंट का मतलब होता है बाय डिफॉल्ट, वो प्रॉब्लम जो किसी चीज में बाय डिफॉल्ट, जैसे हम इंसान है ना, कुछ प्रॉब्लम्स हमारे साथ बाय डिफॉल्ट हैं। हमारी एक इनहेरेंट लिमिटेशन ये है कि हमने एक ना एक दिन मर जाना है, ताकि जिंदा, एक लिमिटेशन है। और लिमिटेशन है कि हम उड़ नहीं सकते, ये भी हमारी एक पाबंदी है ना, लिमिटेशन है। और लिमिटेशन है, इनहेरेंट लिमिटेशन है हमारी कि हम कोई भी चीज जब याद करते हैं हमेशा याद नहीं रहती, भूल जाती है, उसे थोड़े थोड़े देर बाद रिवाइज करना पड़ता है। ये भूलना, ये हमारी इंसानों की इनहेरेंट लिमिटेशंस है। तो इनहेरेंट लिमिटेशन का मतलब वो चीजें जो सबके साथ है। देखिए अगर कोई चीज सिर्फ मेरे साथ है, आपके साथ नहीं है, कोई प्रॉब्लम सिर्फ मेरे साथ है, वो इनहेरेंट लिमिटेशन नहीं है, वो मेरी वजह से प्रॉब्लम है। लेकिन जो प्रॉब्लम हम सारे इंसानों में है वो हमारी इनहेरेंट लिमिटेशन है, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम्स हमने पढ़ी ना, जिनकी वजह से ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं कर पाता, ये किसी एक ऑडिटर का मसला नहीं है, ये दुनिया के हर ऑडिटर का मसला है। इसीलिए इसे इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट बोला जाता है कि ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो दुनिया के हर ऑडिट एंगेजमेंट में होती हैं, ठीक है। तो इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट भी वही चीज है, और व्हाई एब्सोल्यूट एश्योरेंस कैन नॉट बी प्रोवाइडेड, एक ही चीज के दो नाम है। क्लियर? हाँ, लेकिन एक कंसेप्ट है इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, एक है कंसेप्ट इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। दोनों मुख्तलिफ है, क्योंकि ऑडिट कोई और चीज है, इंटरनल कंट्रोल कोई और चीज है। देखिए हम ऑडिटर अपना काम परफेक्ट नहीं कर सकते, 100% करेक्ट नहीं कर सकते, 100% श्योरिटी के साथ नहीं कर सकते, ये तो हो गई इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। तो क्या मैनेजमेंट अपना काम 100% एक्यूरेसी के साथ करती होगी? वो भी तो इंसान है, वो भी तो अपना काम नहीं करते होंगे। तो जो मैनेजमेंट इंटरनल कंट्रोल डिजाइन इंप्लीमेंट करती है वो भी अगर 100% नहीं है तो इसका मतलब है उसकी भी कुछ ना कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं, बिल्कुल है। और वो क्या कहलाती है? इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अब ये ऑडिट से डिफरेंट है, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट कुछ और है, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल कुछ और है। लेकिन इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट हम पढ़ चुके हैं, इंटरनल कंट्रोल अभी नहीं पढ़नी, वो फ्यूचर में किसी चैप्टर में स्टडी करेंगे। लेकिन ये ध्यान में रखिए कि बहरहाल लिमिटेशंस ऑडिट की भी है, लिमिटेशंस इंटरनल कंट्रोल की भी है। एग्जाम में कौन सी लिखेंगे? जो पूछेगा, शाबाश। और की क्वेश्चन? जी देखिए उनका क्वेश्चन ये है कि कंपनी के अंदर बाज़ औक़ात डिफरेंट बुक्स मेंटेन की जा रही होती हैं। देखिए हमारा ताल्लुक सिर्फ फाइनेंशियल बुक से है, जनरल लेजर ट्रायल वगैरह के साथ। हमारा अगर कोई और कॉस्ट काउंटिंग की बुक्स वगैरह मेंटेन हो रही है तो हमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फिगर आ रही है उसकी चेकिंग जिस बुक में है, जो एंट्री, उसकी चेकिंग हम करेंगे। इसके अलावा अगर कंपनी कुछ मेंटेन कर रही है वो हमारा गर्ज नहीं होती। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में चीज़ें होती हैं हमारी जिम्मेदारी सिर्फ उस हद तक होती है। और की क्वेश्चन? वैसे अमूमी तौर पे कंपनी की कोई और बुक्स अमूमी तौर पे नहीं होती, एक ही होती है जनरल लेजर। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ सीक्रेट बुक्स वगैरह मेंटेन कर रहे होते हैं, पार्टनरशिप या सोल प्रोवाइडर होते हैं, कंपनी से ये प्रैक्टिस नहीं करती, तो उस केस में हमें उससे गर्ज नहीं होती। वो जाने क्या मकसद, किस मकसद के लिए किया हुआ है वो जाने, उनका काम जाने। हमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एंट्री या फिगर्स हैं उनको देखना। उसको जब ट्रैक करना शुरू किया तो बड़ी मुश्किल आ गई ऑडिटर्स को, और तो देखने ये रेंट किया तो सिस्टम की कोशिश की लेकिन नहीं मिला। तो अगर वो क्या ये सोचते हैं कि वो जो 5% हमने रिस्क या मार्जिन रखा हुआ है, पहले ही बताया, तो वही नहीं कि हम 100% एश्योरेंस नहीं देगी, तो छोड़ो इतना टाइम लग गया इस कैलकुलेशन में, इसको छोड़ देते हैं, इसमें रिस्क में दवा चढ़ेंगे, बाद में पूछेंगे तो कहेंगे हमने। इनका क्वेश्चन ये है कि
सर ऑडिटर 100% एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करता, तो 5% के लगभग उसका चांस ऑफ एरर रहता है कि कुछ ना कुछ मिसस्टेटमेंट रह जाएगी। तो सर क्या ऐसा हो सकता है कि अगर कोई चीज़ को वेरीफाई करते हुए ऑडिटर को ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही हो तो वो उस चीज़ को वेरीफाई ना करे, छोड़ दे, और बाद में अगर उसमें कोई मसला सामने आए तो कह दे कि हम तो पहले ही 100% एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करते, तो 5% चांस तो वैसे ही था, तो इसलिए ये उस 5% ऑफ चांस में क्या कवर हो सकता है? इसका जवाब है नहीं। याद रखें, हमने ऑडिट रिपोर्ट देनी है, उससे पहले रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना है। रीजनेबल एश्योरेंस को ऑब्टेन करना है तो रीजनेबल एश्योरेंस कैसे ऑब्टेन की जाती है? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के रिक्वायर्ड प्रोसीजर परफॉर्म करके। रीजनेबल एश्योरेंस कैसे ऑब्टेन की जाती है? सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है। सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कैसे ऑब्टेन होता है? प्रोसीजर परफॉर्म करने से। अच्छा, अब जब भी कोई प्रॉब्लम सामने आती है ना, हम रिपोर्ट साइन कर लेते हैं, बाद में पता चलता है कि मिसस्टेटमेंट या फ्रॉड है, तो कैसे पता चलाया जाता है कि ऑडिटर का जाती कसूर है या कि इनहेरेंट लिमिटेशन है? ये कैसे पता चलाया जाता है? देखा जाता है कि क्या उसने आईएसए के सारे रिक्वायर्ड प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं। अगर उसने सारे रिक्वायर्ड प्रोसीजर परफॉर्म किए हों तो समझा जाता है कि इसने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन कर लिया, रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन कर लिया, इसका कसूर नहीं है। स्टिल अगर फ्रॉड आ गया और अगर उसने सारे प्रोसीजर परफॉर्म ना किए हों तो फिर इसका कसूर है। जैसे इसको एक छोटी सी एग्जांपल से क्लियर करते हैं। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में एक जगह पे ये लिखा हुआ है कि अगर किसी एक आपके क्लाइंट के डेटर्स है ना, डेटर्स, तो आपने उन डेटर्स को कंफर्मेशन लेटर सेंड करना है, यानी उनको रिटन फॉर्म में लेटर सेंड करना है, उनसे पूछना है कि क्या उनके मुताबिक बैलेंस उतना ही है जितना कि लिखा गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी बता दिया है कि ये कंफर्मेशन लेटर जो आपने उनको सेंड करना है ना, डेटर्स को अमाउंट कंफर्म करने के लिए, ये 100% डेटर्स को सेंड नहीं करना, सैंपल बेस पे कुछ को सेंड करना है, कुछ को नहीं। ये रिक्वायरमेंट समझ आई? फर्ज कीजिए हमें कंपनी का ऑडिट करने के लिए गए, वहां पे देखा 100 डेटर्स थे, हमने कहा 100 के 100 को कंफर्मेशन लेटर सेंड नहीं करना। ठीक है, हमें क्या ऑडिटिंग स्टैंडर्ड इसकी इजाजत देते हैं सैंपलिंग करने की? टाइम एंड कॉस्ट लिमिटेशन में हमने पढ़ा था। टाइम एंड कॉस्ट लिमिटेशन का कंसेप्ट यही था कि आपको रीजनेबल टाइम और रीजनेबल कॉस्ट में ऑडिट कंप्लीट करना होता है, इसलिए आपने 100% वेरिफिकेशन नहीं करनी होती एक एक आइटम की। हमने 100 में से 30 डेटर्स को सेलेक्ट किया। वो डेटर्स हम तरीके से सेलेक्ट करते हैं, रैंडमली सेलेक्ट नहीं करते। 30 को सेलेक्ट करके लेटर सेंड किया। बाद में पता चला, अब आपने बताना है किस में ऑडिटर का कसूर है और किस में ऑडिटर का जाती कसूर नहीं है, इनहेरेंट लिमिटेशन की वजह से हुआ ये। 100 में से 30 डेटर को सेलेक्ट करके कंफर्मेशन लेटर सेंड किया, यानी सैंपल बेस पे किया, और बैलेंस सारे एग्री हुए, रिपोर्ट साइन कर दी। ईयर एंड के बाद पता चला कि वो जो एक डेटर सिलेक्शन में नहीं आया था वो फेक था, उस वजह से मटेरियल मिसस्टेटमेंट ही थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। बताइए ऑडिटर का कसूर है कि नहीं? ऑडिटर का कसूर नहीं है। क्या उसने रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन कर ली? कैसे पता चला रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन कर ली? क्योंकि उसने आईएसए के मुताबिक रिक्वायर्ड प्रोसीजर परफॉर्म किए हुए थे, सारे सैम्पलिंग के मुताबिक काम किया। अच्छा, आईएसए की एक और भी रिक्वायरमेंट है इसी स्टैंडर्ड के अंदर। वो कहते हैं जब आप कंफर्मेशन लेटर सेंड करें ना और आपका बैलेंस कुछ और हो और जो डेटर ने जवाब दिया है उसका बैलेंस कुछ और हो, तो आपने उसको इन्वेस्टिगेट करना है, फर्क किस वजह से है। इन्वेस्टिगेट करना चाहिए ना। कंपनी ने रिकॉर्ड किया कि उसने 50 लाख लेना है, डेटर ने कहा मैंने तो 20 लाख देना है, तो 30 लाख की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ना कि फर्क किस वजह से है, ये फेक रिकॉर्ड किया या कुछ हो रहा है। अब की बार हुआ क्या कि 100 में से 30 डेटर को कंफर्मेशन लेटर सेंड किया, तो एक डेटर का जवाब डिफरेंट था। लेकिन चूंकि डेडलाइन करीब थी, हमने सोचा कि अगर इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट किया ना तो टाइम बढ़ जाएगा, और हमने तो 2 दिन के बाद रिपोर्ट साइन करके देनी है। हमने इसको इग्नोर करके रिपोर्ट साइन कर दी। बाद में पता चला वो डेटर असल में फेक सेल रिकॉर्ड की गई थी। अब बताइए इसमें क्या ऑडिटर का कसूर है कि नहीं? कैसे है जी? क्या अब भी ऑडिटर ये नहीं कह सकता कि मैं तो 100% थोड़ा ही वेरिफिकेशन करता हूं, मैं तो रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करता हूं? स्टैंडर्ड कहेगा ये रीजनेबल एश्योरेंस ही आपने ऑब्टेन नहीं की ना। रीजनेबल एश्योरेंस कैसे ऑब्टेन होती है? कैसे पता चलता है रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन? भाई हमारे पास कोई थर्मामीटर होता है जिसमें जैसे जैसे एविडेंस इकट्ठा करते हैं, एग्जांपल दी थी, वो ऊपर चलता है 5, 10%, 20%, ऐसे होता है क्या? ऐसे नहीं होता, जजमेंट होती है। कैसे पता चलता है कि रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन हो गई कि नहीं हो गई? वो जजमेंट और प्रोसीजर्स होते हैं, लिखे होते हैं। जब सारे रिक्वायर्ड प्रोसीजर पे टिक लग जाता है, फिर इसका मतलब है रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन हो गई। वरना रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन, तो इस केस में क्या रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन हुई? नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि डिफरेंस आया, तो स्टैंडर्ड कहते हैं हमें इन्वेस्टिगेट करना था जो नहीं किया। जी जी, नहीं, टाइम लिमिटेशन वाला पॉइंट नहीं लग जाएगा। देखिए क्या कहते हैं वो ये कहते हैं कि रीजनेबल टाइम के अंदर आपने करना है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि क्लाइंट ने जो डेडलाइन दे दी है उसके ऊपर करना लाजमी है। इसका ये मतलब है कि 4 महीने का काम है ना, आपने इसके ऊपर 4 साल नहीं लगाने या 1 साल नहीं लगाना। लेकिन इसका ये मतलब ही नहीं है कि अगर आपको महीना 1.5 महीना किसी वजह से क्लाइंट की तरफ से कोई चीज डिले है तो आप कहेंगे चले डिले ज्यादा ना हो जाए और बगैर चेकिंग किए उसको साइन करके दे दे। ऐसे नहीं करना। जब तक हमारे पास सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं हो, हमारी तरफ से डिले नहीं होना चाहिए, ये कहना चाह रहा है। हमारी टाइम एंड कॉस्ट लिमिटेशन का मतलब क्या है कि हमारी तरफ से ज्यादा डिले नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर हमें क्लाइंट से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए और क्लाइंट वो प्रोवाइड नहीं करके दे रहा, तो फिर हम ये पढ़ा है ऑडिट, जब तक क्लाइंट वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगा हमने रिपोर्ट साइन नहीं करनी।
और अगर क्लाइंट कहता है कि नहीं करो, हम कहेंगे ठीक है, फिर हम रिपोर्ट के अंदर लिख देते हैं कि बाकी चीजें तो ठीक है, ये एक चीज तुमने हमें नहीं बताई, इसलिए इसका हम कुछ नहीं बता सकते सही है कि गलत है। समझ रहे जी? नहीं, अगर बाद में पता चले मिस स्टेटमेंट इमटेरियल है, ये नहीं, मिस स्टेटमेंट पहले डिसाइड किया जाता है इमटेरियल है कि नहीं, रिपोर्ट देने से पहले डिसाइड किया जाता है। याद रखिए, मिस स्टेटमेंट इमटेरियल है कि नहीं, और आपको ये सिखाया जाएगा कि कैसे आपको पता चलेगा कि ये मिस स्टेटमेंट इमटेरियल है कि मटेरियल है। जी, और की क्वेश्चन? जी, बाज का ऑडिटर भी फ्रॉड में इन्वॉल्व होता है, सोफिस्टिकेटेड, बाज का मैनेजमेंट के बहुत से लोग इन्वॉल्व होते हैं, वो एक एक्सेप्शनल केस है, उनकी तरफ अभी ना जाए, अभी ना सोचे। मैनेजमेंट फ्रॉड वगैरह में इन्वॉल्व होती है, अभी उस तरफ ना सोचे, अभी फिलहाल कंसेप्ट्स को समझे। ये एक रेयर सिचुएशन या टफ सिचुएशन है जो हम डिस्कस जरूर करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी कुछ बेसिक कंसेप्ट्स बन लेने दें, फिर उसके बाद। हमने सिर्फ वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना होता है मेरे भाई, जिसके लिए हमें एंगेज किया गया है। बाकी क्लाइंट 50 तरह की चीजें मेंटेन कर रहा होता है ना, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है जी, और की क्वेश्चन? चल जी, अगर रिपोर्ट मिस स्टेटमेंट जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, देखिए स्टेप 1 में हम ये देखते हैं कि कोई मिस स्टेटमेंट है कि नहीं। अगर मिस स्टेटमेंट हो तो फिर स्टेप 2 में ये देखते हैं कि उसका इफेक्ट क्या होगा, इमटेरियल है कि मटेरियल है। अगर इमटेरियल हो तो अनमोडिफाइड रिपोर्ट, और अगर मटेरियल हो तो मॉडिफाइड दी जाती है। ये पहले देख लेते हैं, फिर हम उसके मुताबिक रिपोर्ट बनाते हैं। चलिए, अब ये कुछ आपके कोई और क्वेश्चन? हाँ, एक क्वेश्चन, ये भी थोड़ा ट्रिकी है बच्चे का, मैंने लिख तो लिया था, हाइब्रिड क्लास में बच्चे ने पूछा है। अभी तक ऑडिट के कंसेप्ट समझ आ रहे हैं आपको? चलिए, अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन मैं समझाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन ये है, बज़ाहिर क्वेश्चन बहुत सिंपल है। हमने ये तो पढ़ लिया कि ऑडिटर हर मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट करने का रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये बात समझ आती है? सवाल ये है, क्या ऑडिटर हर मटेरियल मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट करने का रिस्पॉन्सिबल है? हर मिस स्टेटमेंट का तो जिम्मेदार नहीं है, हर मिस स्टेटमेंट का जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि मटेरियल, हाँ जी, हर मिस स्टेटमेंट नहीं। लेकिन क्या हर मटेरियल मिस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करने का जिम्मेदार है? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि यस, और कितनों का ख्याल है नो? शाबाश। इसका जवाब है हर मटेरियल मिस स्टेटमेंट का भी जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि ऑडिटर सैंपल बेस पे काम करता है। क्योंकि बाज़ औक़ात मैनेजमेंट कोलूजन के जरिए से बड़ा फ्रॉड भी छुपा लेती है। ठीक है, तो ये कुछ 2-3 रीजंस ऐसी हैं जिनकी वजह से ऑडिटर मटेरियल मिस स्टेटमेंट को भी बाज़ औक़ात, हमेशा नहीं कह रहा, हमेशा नहीं करना, वरना एक स्टूडेंट कहने लगा सर ये क्या बात हुई ना, वो इमटेरियल आइडेंटिफाई करने का जिम्मेदार है। चलो वो तो समझ आती है कि एक एक चीज के पीछे ना भागे, बड़ी बड़ी चीजें, लेकिन मटेरियल मिस स्टेटमेंट के लिए जिम्मेदार नहीं, तो फिर वो है क्या, करता क्या वो? भाई वो जो नॉर्मल मिस स्टेटमेंट्स होती है ना, नॉर्मली वो आइडेंटिफाई करने का जिम्मेदार है। जो हमारे प्रोसीजर लिखे, अगर कंपनी ने फ्रॉड ना किया हो, याद रखें, कंपनी के अंदर किसी ने फ्रॉड ना किया हो, तो हमारे प्रोसीजर इतने अच्छे तरीके से लिखे हुए हैं ऑडिट के कि हर मटेरियल मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हो जाए। इवन फ्रॉड भी जो रूटीन नेचर की इंटेलिजेंस के बंदे ने किए हो ना, ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस जिसका IQ 100 है, उस लेवल के बंदे ने अगर फ्रॉड किए हो ना, हमारे ऑडिटिंग प्रोसीजर से वो भी आइडेंटिफाई हो जाते हैं। फर्क कहां पड़ता है, अगर कोई ऐसा पर्सन जिसका IQ लेवल 140 से ज्यादा है, वो अगर फ्रॉड करता है ना, तो वो बड़ी प्लानिंग के साथ, सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स के साथ, कोलूजन के साथ फ्रॉड करता है। हमारे ऑडिट प्रोसीजर उस तरह के फ्रॉड को डिटेक्ट करने के काबिल नहीं है। वो इमटेरियल हो, वो फिर भी डिटेक्ट नहीं होता फ्रॉड, वो इवन मटेरियल हो ना, वो फिर भी डिटेक्ट नहीं होता। वो टेक्निक ही बड़ी अजीब सी, आहिस्ता आहिस्ता जब आपके साथ फ्रॉड डिस्कस करेंगे ना, तो आपको हैरानी होगी कि अच्छा इस तरीके से भी फ्रॉड को डिटेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, वो एक बंदे ने फेक डाटा रिकॉर्ड किए, फेक, छोटी सी तरफ एग्जांपल दे रहा हूं, फेक डाटा रिकॉर्ड किए, ऑडिटर ने कहा जी डाटा को कंफर्मेशन लेटर सेंड करना है, उसने कहा नो प्रॉब्लम, कंफर्मेशन लेटर सेंड कीजिए। कंफर्मेशन लेटर का एड्रेस मुझे बताइए कौन देगा ऑडिटर को? मैनेजमेंट देगी। उसने सारे एड्रेस गलत दिए, अपने अपने बंदों के दे दिए। ऑडिटर ने कंफर्मेशन लेटर उनको भेजा, उधर से उन्होंने साइन स्टैम्प करके लगाया। ठीक है, ठीक है। अब इस तरह का फ्रॉड डिटेक्ट करना नॉर्मली मुश्किल है। अब ये जब सामने आया, उसके बाद हमने इसका तरीका निकाल लिया, इसका भी इलाज निकाल लिया। फिर ये जो बड़े बड़े होंगे उनकी एग्जिस्टेंस भी चेक कर लेनी है, वेबसाइट वगैरह पे एग्जिस्ट करते हैं वगैरह और भी चीजें। ठीक है, तो सम टाइम इस तरह की चीजें हो जाती हैं। जैसे एक और छोटा सा आपका फ्रॉड बता दें, बैंक में बैलेंस था 10 मिलियन का, एक्चुअली 1 मिलियन था, क्लाइंट ने शो कराया 10 मिलियन का। ऑडिटर ने कहा हमारी किताबों में लिखा है कि जब बैंक का बैलेंस शीट में शो हो रहा हो ना, बैलेंस एज पर बैंक, तो जैसे डेटर को कंफर्मेशन लेटर सेंड करते हैं ना, बैंक को भी कंफर्मेशन लेटर सेंड करके पूछे कि वाकई पैसे मौजूद हैं कि नहीं। सीईओ ने कहा, सीएफओ ने कहा ठीक है सर, बिल्कुल पूछिए, आपका राइट है। उन्होंने कहा ठीक है, आप अपनी एक अथॉरिटी लेटर लिख दें हमें, इसमें नीचे लिखते हैं कि हमारा ऑडिटर ये बैलेंस कंफर्म करवाना चाहता है, आप इसको बैलेंस कंफर्म करके दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, अथॉरिटी लेटर लिख दिया और बैंक से कहा, बैंक हाँ जो 31 दिसंबर का बैलेंस है ना, वो कंफर्म कीजिए, वो हमारे ऑडिटर को चाहिए।
अच्छा, यहां पे आपने बताना है कि ऑडिटर से गलती क्या हुई। ऑडिटर से कंफर्मेशन लेटर सेंड किया गया, बैंक ने कंफर्मेशन लेटर खोला और बैलेंस था 1 लाख। बैंक ने उधर लिखा 1 लाख बैलेंस है, शो करवाया था 10 लाख, एक्चुअली 1 लाख था, बैंक ने 1 लाख ही लिखा और वापस से सीएफओ को भेज दिया। सीएफओ का एड्रेस लिखा होता उसके ऊपर। सीएफओ ने उस पेज को पकड़ा, स्कैन किया, 1 लाख आया, 1 लाख के आगे जीरो वही कॉपी किया जो साथ था, ताकि एक जैसे लगे। ये ना हो चेक के ऊपर आधी अमाउंट ब्लैक पेन से है और साथ ब्लू से 1 जीरो एक्स्ट्रा लिख लिया, वो तो फौरी पकड़ा जाएगा। हाँ, फॉर्म 47 की तरह नहीं करना था। उसने क्या किया, वो साथ का जीरो ही कॉपी किया और आगे पेस्ट कर दिया। 10 लाख करके दोबारा प्रिंट लिया और ऑडिटर को दे दिया। ऑडिटर ने कहा ठीक है 10 लाख होके, नीचे साइन वगैरह बिल्कुल ठीक थे वो। तो अब ये भी एक फ्रॉड, इस तरीके से भी फ्रॉड करते हैं। और ये भी मैं आपको पुराने फ्रॉड की एग्जांपल दे रहा हूं, वहां से कोई 8-10 साल पुराने फ्रॉड। अब तो लेटेस्ट फ्रॉड की नेचर ही कुछ और भी बड़ी है, वो डिजिटल लाइफ जैसे आ रही है। अब तो वो क्रिप्टो करेंसी में भी कंपनीज आगे, क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान में लीगल है, लेकिन उसमें भी बैलेंसेस रखे जाते हैं। अब आप हमारे लिए वो भी एक बड़ा चैलेंज है कि ये वेरीफाई करना है कि क्रिप्टो करेंसी एग्जिस्ट करती है कि नहीं, किसकी ओनरशिप है, वैल्यू क्या, उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो अब तो बैंक से भी आगे बात बढ़ गई है, लेकिन बहरहाल तरीके से हैं, वो ब्रेन काम कर रहे हैं इसके ऊपर भी कि किस तरीके से चलना है। तो इस तरीके से फ्रॉड करते हैं, जो कि बाज़ औक़ात ऑडिटर के लिए फिर थोड़ा सा मुश्किल। इस वाली एग्जांपल में क्या गलती थी? हाँ, एड्रेस उसने क्लाइंट का ही दे दिया। ऑडिटर को हमेशा ये चाहिए, इसके बाद ये असूल बना दिया उन्होंने, ये स्टैंडर्ड में लिखा हुआ असूल कि आपने कंफर्मेशन लेटर जब सेंड करना है तो वो भी खुद करना है डायरेक्ट, और जब रिसीव करना है वो भी खुद करना है। इन्फॉर्मेशन क्लाइंट से ले, लेकिन सेंडिंग और रिसीविंग का काम थोड़ी सी आसानी के लिए क्लाइंट को ना कहते हैं। ठीक है, बाज़ औक़ात ऐसे होता है, याद रखें हमने अपने ऑडिट में बाज़ औक़ात हमें कन्वीनियंस और एविडेंस दोनों में से एक चीज सेलेक्ट करनी होती है, बल्कि अक्सर ऐसा होता है। क्या सेलेक्ट करेंगे आप? एविडेंस। एक और फ्रॉड सुन लीजिए, क्लाइंट के पास इन्वेंट्री थी, समझ लीजिए 100 यूनिट की, और क्लाइंट ने लिखा होता है इन्वेंट्री 1000 यूनिट की। ऑडिटर ने पूछा कहाँ पड़ी है? क्लाइंट ने कहा सर ये 10 वेयर हाउस है, इधर पड़ी है। अच्छा, आपने केस को गौर से सुनना और मुझे बताना है इस ऑडिटर ने क्या गलती की। आप होते तो क्या करते हैं? ऑडिटर ने पूछा कितने किलो, सर ये 10 लोकेशन है, इस लोकेशन पे 90 है, इस पे 110 है, इस पे 95 है, इस पे 105, इस पे 100 वगैरह ऐसा का ब्रेकअप दे दिया। ऑडिटर ने कहा ठीक है, हमारे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ये कहते हैं कि जब क्लाइंट की इन्वेंट्री हो ना तो ऑडिटर के ऊपर लाजमी है उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन करनी है। मैं फिजिकल वेरिफिकेशन करूंगा, लेकिन मैं 10 की 10 लोकेशन पे नहीं करूंगा, मैं ऐसा करूंगा 4 लोकेशन को चेक करूंगा। क्लाइंट ने कहा सर बिल्कुल ठीक है, आप जितने 10 की गए हम 10 की चेक करवाने को तैयार है। उसने कहा ठीक है, फिर कल से काम शुरू करते हैं। क्लाइंट ने कहा सर लेकिन एक चीज़ हम आपको बता दें, अब ये सारा का सारा जो गोदाम माल है ना, ये हमारा लाहौर में नहीं है, सिर्फ लाहौर वाला ऐसा करें कल चेक कर ले, बाकी ये मुख्तलिफ 9 शहर हैं, 4-5 पंजाब में है, 2-3 सिंध में है, उसके बाद 1-2 बलूचिस्तान में है और बाकी केपीके में है। ऐसा कीजिए कि हमारी गाड़ी, हम तो चूंकि आते जाते रहते हैं ना, माल लोड अनलोड होता रहता है हमारा, तो आपको उधर जाके ढूंढने में प्रॉब्लम होगी, लोकेशन किस जगह पे, एड्रेस पूछना पड़ेगा, पूछते पूछते घूम जाएंगे। तो उधर लोग कभी सही बताते हैं कभी गलत बताते हैं लाहौर। तो ऐसा कीजिए कि हमारे जो लोग साथ जा रहे हैं ना, आप भी ट्रक पे उनके साथ, या गाड़ी अच्छी गाड़ी आपके लिए अरेंज करेंगे, उनके साथ ही जाइएगा, स्टॉक काउंट जिधर कहेंगे चेक करवा देंगे। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा अच्छा सर ये बता दीजिए कल किस जगह के लोकेशन का स्टॉक काउंट करेंगे? कल लाहौर का करते हैं। ठीक है। अगले दिन लाहौर का किया, करते करते शाम होगी। उन्होंने कहा कल किसका करना है? कल सियालकोट वाले का। मैंने कहा सर बिल्कुल ठीक है। अगले दिन गए सियालकोट में गए, उधर स्टॉक काउंट किया, अब किसका करना है? अब हैदराबाद वाले का। ठीक है जी। अगले दिन हैदराबाद वाला कर लिया, फिर मीरपुर खास वाला कर लिया, फिर अगले दिन किसका करना है? पेशावर का करना है, उधर करके करा के वापस आ गए। हर जगह पूरा स्टॉक था। रिपोर्ट साइन कर दी, उसके बाद पता चला कि स्टॉक 1000 की बजाय सिर्फ 100 था। हुआ क्या था? स्टॉक रिवॉल्व हो रहा था। जब ऑडिटर ये बता रहा था ना कि अगले दिन मैंने सियालकोट का स्टॉक काउंट करना है, तो वो रातों रात वही स्टॉक लाहौर वाला लोड करवा के रातों रात सियालकोट पहुंचा देते थे। ये रियल केस है, हुआ ऐसे, पाकिस्तान का नहीं है। वो उधर स्टॉक उधर पहुंचाए, वो ऑडिटर उसे वही स्टॉक काउंट कर रहा था। फिर उसकी कन्वीनियंस थी, वो पहले बता दिया करते थे सर आप स्कूल से जाएं, होटल में स्टे करें, सुबह गाड़ी पहुंच जाएगी, आपने बता देना बस कि अभी किधर जाना है। वो ऑडिटर उसको बता, वो अगले दिन करते रहे काम। बताइए ऑडिटर ने क्या गलती की? पहले से बता दिया। इसलिए याद रखें हमारे ऑडिट में सबसे अहम एक टेक्निक होती है अनप्रेडिक्टेबिलिटी। आपने अपने क्लाइंट को अपने प्रोसीजर प्रिडिक्ट नहीं करने देने। अगर आपके क्लाइंट ने प्रोसीजर आपने ना भी बताए तो उसने प्रिडिक्ट कर लिए, तो उनका कोई फायदा नहीं होगा। वो बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे किसी जगह पुलिस गुंडों को पकड़ने के लिए छापा मारने जाए और फोन करके पहले बता दें हम आ रहे हैं, उनका स्वागत करने के लिए तैयार होंगे। ऐसा होगा ना भाई, पता नहीं चलना चाहिए। क्या पुलिस के प्रोसीजर अनप्रेडिक्टेबल होने चाहिए? उसी तरह ऑडिटर के प्रोसीजर भी अनप्रेडिक्टेबल होने। अच्छा, आप अगर उस ऑडिटर की जगह होते क्या करते? बताते ही नहीं। और क्या ऑप्शन समझ में आ रही है? हाँ शाबाश। अगर वहां पे भी हमारे कोई फर्म का कोई ऑफिस वगैरह है किसी दूसरे प्रोविंस में, तो साइमल्टेनियसली स्टॉक अकाउंट करवाते, स्टॉक चेक करते। ये भी एक प्रोसीजर अच्छा है। एक और प्रोसीजर हमें सिखाया जाता है फिर कि जब स्टॉक अकाउंट करो तो जिस चीज को गिनो ना, उस डब्बे के ऊपर हल्का सा वो जो पक्की स्याही होती है ना, परमानेंट मार्कर, उसके साथ साइन कर दे या टिक लगा दे, जिससे पता चल जाए ये काउंट हो चुका है, डुप्लीकेट काउंट ना हो सके। ये 2-3 टेक्निक्स हैं जो कि इस सिचुएशन में अगर अप्लाई की जाती तो फिर बचा जा सकता था। जी चलिए, और कोई क्वेश्चन? और जी जी
क्या अनमोडिफाइड रिपोर्ट में इमटेरियल मिसस्टेटमेंट्स की अमाउंट डिस्क्लोज करेंगे? इसका जवाब है नो। मिसस्टेटमेंट का जिक्र सिर्फ और सिर्फ मॉडिफाइड रिपोर्ट में आता है। ठीक है जी। जी आगे अब चलते हैं, आपके होम असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चंस थे, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। चल पढ़ भाई, चलो चल पढ़ा शुरू। क्वेश्चन 4, 4, 5, 6 ये थे ना? अच्छा, अब चूंकि हम पास पेपर को अटेम्प्ट करना सीख रहे हैं, ध्यान से आपने एक एक लफ्ज के ऊपर तवज्जो देनी है जिसमें मैं आपको बोलूं। क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आपने क्या देखना है? हाँ, अच्छा, रिक्वायरमेंट से भी पहले बेहतर है मार्क्स देख ले। मार्क्स देखे आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स एलोकेट करना, कितना टाइम एलोकेट करना है आपने? 7 मिनट। 7 मिनट के अंदर आपने ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। होम असाइनमेंट भी हो ना, तो आपने होम असाइनमेंट के हर क्वेश्चन के ऊपर लिखना है कि ये कितने टाइम में लिखा। इससे हमें असेसमेंट होगी कि क्या आप विद इन टाइम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। ये प्रैक्टिस आपने वैसे तो हर पेपर में आपको करनी चाहिए, लेकिन मैं खास तौर पे अपने पेपर की बात कर रहा हूं, आर्ट में जरूर करना है। ये 5 है, 5 है, 5 है तो 1.8 से मल्टीप्लाई करें कितना हुआ? 9। 7 मिनट थोड़े हुआ भाई, 4 नंबर का क्वेश्चन होता फिर 7 मिनट होते हैं। 8 आपकी राइटिंग तेज है। अच्छा चलिए ठीक है, फिर अमूमी तौर पे 5 नंबर के लिए 9 मिनट है। रिक्वायर्ड ड्राफ्ट एंड एप्रोप्रिएट रिप्लाई दीजिए मेंशनिंग एनी 4 रीजंस। 4 को अंडरलाइन कर लें। कितनी रीजंस? क्या 4 बोली? 4 लिखना लाजमी है कि 3 भी लिख सकते हैं? 4 लिखा है ना, 4 लिख सकते हैं, 3 नहीं लिख सकते, 5 लिख सकते हैं। 5 लिख सकते हैं अगर टाइम के अंदर अंदर लिख ले तो, वरना ऐसा ना हो इसकी 5 लिख दें और किसी और की 4 के 3 का भी टाइम ना बचे। तो वो टाइम मैनेजमेंट करते हुए अगर एक आधी एक्स्ट्रा लिख सके, टाइम मैनेजमेंट करते हुए एक आधी एक्स्ट्रा लिख दें तो वो बेहतर है। Appropriate reply mentioning any 4 reasons why the above request cannot be complied with। above request को अंडरलाइन कीजिए। above request केस स्टडी का सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि रिक्वायरमेंट पढ़ के पूरी समझ नहीं लगती, कभी आपको इन्फॉर्मेशन पढ़ना पड़ती है। अब above रिक्वेस्ट कंप्लाई नहीं हो सकती, हमने रीजन बतानी है। अब ये कौन सी रिक्वेस्ट है? वो कह रहा है ये ऊपर पढ़ो फिर पता चलेगा, ऊपर पढ़ो। अच्छा, स्टूडेंट क्या होते हैं, बाजू का ये रिक्वायरमेंट पढ़ के कहते हैं सर मेरी आईडी की तैयारी नहीं है, रिक्वायरमेंट पढ़ के मुझे समझ ही नहीं लग रहा कि किस चैप्टर का क्वेश्चन है। आपने कहा था रिक्वायरमेंट पढ़ के अंदाजा लगाना है किस चैप्टर का क्वेश्चन है, तो ये रिक्वायरमेंट पढ़ के मुझे पता ही नहीं चल रहा किस चैप्टर का क्वेश्चन, मेरी तैयारी ठीक नहीं हुई। क्या ये कंक्लूजन ठीक है बचेगा? नहीं, क्योंकि इसमें उसने रिक्वायरमेंट पूरी दी नहीं। रिक्वायरमेंट जब उसने अबव रिक्वेस्ट का हवाला दे दिया तो अब अबव रिक्वेस्ट पढ़ेंगे फिर पता चलेगा किस चैप्टर का क्वेश्चन है। तो इसी तरह बाजू बात होता है अच्छी वाली बच्चा सारे सेशन में तैयारी करता है, एंड में कोई 1-2 मसले होते हैं तो कहता सर तैयारी नहीं है, मैं छोड़ दूं, अगली दफा सही तरह तैयारी करके दूंगा। हालांकि तैयारी बिल्कुल ठीक होती है, पेपर अटेम्प्ट दे तो पास भी, बस वो एंड में ना पैनिक हो जाते हैं ना, तो छोटी छोटी बातों पे लगता है कि ये तैयारी हमारी 0 है। तो वैसा आपने नहीं करना, ठीक है। एंड में असल में हम आखिरी महीनों में जाके और आखिरी दिनों में उन चीजों के ऊपर फोकस नहीं कर रहे होते जो हमने की है, उन चीजों के ऊपर फोकस कर रहे होते जो नहीं किया। तो जब ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, ये तो कुछ भी नहीं किया, तो ऐसे नहीं है भाई। आप वो 10 चीजें देख रहे हैं जो आपने नहीं की, वो 150 वो चीजें भी तो देखें जो आपने की हैं, उनके ऊपर तवज्जो दीजिए, ठीक है। तो आप पेपर दे सकते। तो कभी अगर आखिरी महीने में आपको लगे ना कि आप पेपर नहीं दे सकते, छोड़ देना चाहिए, तो आपने अपने किसी बैचमेट से मशवरा नहीं करना, आपने उस्ताद से मशवरा करना, ठीक है। उस्ताद आपकी पूरी कैफियत को देख के फिर आपको मशवरा देगा आपको क्या करना चाहिए। वो बाज़ औक़ात हम खुद भी मशवरा दे रहे हैं, नहीं भाई अब बेहतर ये छोड़ दो वरना बाकी के भी लटकने का खतरा है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है तैयारी बिल्कुल ठीक जा रही होती है। बहरहाल तो कह रहे हैं अब रिक्वेस्ट कौन सी है जी? भाई को थोड़ी सी जगह कुर्बानी दे दें, भाई के लिए थोड़ा सा। शाबाश शाबाश शाबाश, जरा थोड़ा। हाँ तो अच्छा, तो अब ये रिक्वेस्ट कौन सी है? कह रहा है इन रिस्पॉन्स टू एन ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। ये ऑडिट एंगेजमेंट लेटर क्या होता है? स्टार्ट में जिस पे टर्म्स एंड कंडीशन एग्री होती है, स्टार्ट में आपको याद है वो जब हमने एग्री करते हैं, ऑफिशियल अपॉइंटमेंट होती है। जब क्लाइंट आके कहता है, हम कहते हैं मेन्यू में ये 2 चीजें, वो कहता है ये वाली, हम कहते हैं अच्छा पक्का काम करने से पहले टर्म्स एंड कंडीशन लिख लेते हैं हम आपस में, ताकि ऑफिशियली आपकी तरफ से भी प्रूव हो जाए कि आपने हमें पॉइंट किया, बाद में मुकरना ना जाए। तो वो जो ऑफिशियल जैसे वो क्या है फोर्स में पढ़ते थे ना, कॉन्ट्रैक्ट होता है 2 पार्टी के दरमियान में। ये ऑडिटर और क्लाइंट के दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना, जिस पे टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है, ऑडिटर की जिम्मेदारी ये होगी, उसने काम ये करना है, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी ये होगी, उसने इतनी फीस देनी है, ये एंगेजमेंट लेटर कहलाता है। कहता है इन रिस्पांस टू एन ऑडिट एंगेजमेंट लेटर सेंड टू रूफ लिमिटेड। आपने एंगेजमेंट लेटर रूफ लिमिटेड को सेंड किया, उसमें क्या ये लिखा होगा आपने क्या काम करना है? एंगेजमेंट लेटर में, एंगेजमेंट लेटर में ये लिखा होगा ऑडिटर ने क्या काम करना है। तो क्या लिखा होगा? लिमिटेड इंश्योरेंस देनी है, रीजनेबल इंश्योरेंस देनी है कि एब्सोल्यूट? रीजनेबल। हाँ जी, ऑडिट है तो रीजनेबल ही होगा ना, रिव्यू होगा तो फिर लिमिटेड होगा। बताया था ना रीजनेबल इंश्योरेंस का निकनेम ऑडिट और लिमिटेड इंश्योरेंस का रिव्यू। तो ये रीजनेबल इंश्योरेंस है, ऑडिट रीजनेबल इंश्योरेंस लिखा होगा। लेकिन मिस्टर अजीज असलम जो न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव है आरएल का, ऑडिट में चीफ एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट समझा जाता है या 2 शाबी गवर्नेंस? मैनेजमेंट ऑफ आरएल हैज रिक्वेस्टेड योर फर्म टू प्रोवाइड एब्सोल्यूट एश्योरेंस इन द ऑडिट रिपोर्ट। ये पता चला कौन सी रिक्वेस्ट है? एब्सोल्यूट एश्योरेंस, अंडरलाइन कर लें इसको। तो क्या एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं हम? नहीं कर सकते। कहता है रीजन बताएं, एनी 4 रीजन बता दो।
टाइम एंड कॉस्ट लिमिटेशन है कितने? 6 है। हाँ, कोई सी 4 बता दे, कोई सी 4। मुझे पहली वाली 4 ज्यादा अच्छी लग रही हैं। आपको आखिरी 4 लिख दें? दूसरी में 3 पॉइंट आ गए। ये अच्छा, बल्कि ज्यादा स्ट्रांग पॉइंट है भाई। क्या डेफिनेशन लिखेंगे? क्या डेफिनेशन पूछी है? नहीं लिखेंगे। फिर नहीं पूछी, नहीं लिखेंगे। शाबाश। रिक्वायरमेंट को क्लियरली अंडरस्टैंड करना है, क्या पूछा है क्या नहीं पूछा। जो चीज नहीं पूछी उसके नंबर नहीं होंगे। क्लियर हो गया ये? जी। ड्राफ्ट करना एप्रोप्रिएट रिप्लाई, तो क्या वो जो लवाजमात होते हैं वो लेटर राइटिंग के, वो मेमो के, वो लिखने की जरूरत है? अगर याद है तो लिख दे। नहीं, आई कैप ने बल्कि इस क्वेश्चन में भी अगर आप देखें ना तो उसने क्लियरली नहीं रिक्वायर किया कि लेटर फॉर्मेट में जवाब दो। वो सिर्फ आपको लफ्ज ड्राफ्ट रिप्लाई से, तो सारा जो भी आप लिखेंगे वो रिप्लाई ही ड्राफ्ट कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? आप जो रीजन लिख रहे हैं वो रिप्लाई नहीं है क्या? आई कैप कभी भी आपसे प्रॉपर जो लेटर फॉर्मेट नहीं ऑडिट में बनवाता, क्योंकि उसके लिए BWCS का पेपर है। और इस तरह याद रखिए, ऑडिट के पेपर में स्पेलिंग मिस्टेक के भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होते। किसी एग्जामिनर कमेंट्स में आप देख लें, वो बड़ी बड़ी आपके शिकायतें लगाएगा, आपकी गलतियां निकालेगा। वो कहीं पे भी उसने ये नहीं कहा होगा स्पेलिंग मिस्टेक है, कहीं पे उसने किसी एग्जामिनर कमेंट्स में सेंटेंस स्ट्रक्चर की गलती नहीं निकालेगा। हालांकि गलतियां होती नहीं होंगी, बिल्कुल होती होंगी, क्यों नहीं निकालेगा। ठीक, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर, इंग्लिश आपकी वीक है, स्पेलिंग में प्रॉब्लम है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं, आपने इसको अवॉइड करना है खासतौर पे प्रैक्टिस में, क्योंकि मैं आंखों देखा हाल बता रहा हूँ। एक टीम मेंबर की क्लास हुई थी इस चीज के ऊपर। ये जब से मोबाइल आया ना तो हमारी इंग्लिश हाँ कुछ और ही लैंग्वेज बनती जा रही है। तो उस जो टीम मेंबर था उसने वर्किंग पेपर बन रहे थे ऑफिशियली। अब देखिए, आप प्रोफेशनल्स हैं, आपने प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज करनी होती है। अब वो जो SMS वाली लैंग्वेज है वो नहीं। तो अमूमी तौर पे प्रोफेशन में भी इस तरह के मसले होते हैं कि स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह आ गया, नहीं वहां पे हमें कंप्यूटर पे काम कर रहे थे, कंप्यूटर आपको खुद बता देता है कि स्पेलिंग की गलती है। तो उसने लिखा कुछ यूं था कि फर्म टू क्लाइंट लिखना था, जैसे फर्म टू क्लाइंट ले, या फॉर फर्म। ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर फर्म ये लिख दिया। SMS में तो इस तरह चल जाता होगा शायद, मतलब आप बेहतर जानते जो इस्तेमाल करते होंगे। पार्टनर ने पकड़ा कि प्रोफेशनल पेपर है, क्लाइंट के पास जाएगा और ये आप लिख रहे हैं, उसकी बड़ी क्लास हुई थी। ठीक है, तो इसीलिए कोशिश करनी है आपने इस तरह के अल्फाज पेपर में भी ना लिखें। ये SMS लैंग्वेज कहलाते हैं, हम इसको कहते हैं, इसको आपने अवॉइड करना है। बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर ऊंच नीच हो जाए, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है जी भाई, इस क्वेश्चन में और कोई चीज डिस्कस करने वाली नहीं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 5 सबसे पहले क्या देखना है? 3 मार्क्स कैलकुलेट कीजिए, टाइम कितना है? 3 × 1.8 3 24 5.4। हेयर कट लगा ले थोड़ा सा, 5 पे कर ले, डाउन कर ले। 5 मिनट में मुझे इस क्वेश्चन को करना है। 5 मिनट एलोकेट टाइम लिख लीजिएगा, 5 मिनट और जितना भी टाइम लग जाए फिर आपने नोट करना है। ब्रीफली एक्सप्लेन, क्या मुझे सिर्फ लिस्ट करना है किसी चीज को कि उसकी एक्सप्लेनेशन दे दें विद एग्जांपल्स? क्या एग्जांपल भी देनी है? अंडरलाइन करें एग्जांपल और ध्यान में रखें एग्जांपल्स प्लूरल फॉर्म यूज किया है उसने। इसका मतलब है एक एग्जांपल नहीं, कम से कम 2 एग्जांपल्स मेरे सवाल में होने चाहिए। एग्जांपल्स लिखा है, एग्जांपल नहीं लिखा। देख द डिफरेंट लेवल ऑफ एश्योरेंस दैट कैन बी प्रोवाइडेड टू एन इंश्योरेंस क्लाइंट। अगर कहता ना डिफरेंट लेवल ऑफ एश्योरेंस तो मैं 3 लिखता। अब उसने लिखा दैट कैन बी प्रोवाइडेड तो 2 लिखूंगा, रीजनेबल और लिमिट। और अब आपको समझ आई इसने एग्जांपल्स प्लूरल फॉर्म क्यों यूज किया है? दोनों की एग्जांपल्स। रीजनेबल की एग्जांपल क्या होगी? रीजनेबल की एग्जांपल क्या होगी? ऑडिट। और लिमिटेड की एग्जांपल क्या होगी? रिव्यू। शाबाश। अच्छा, इसको एक्सप्लेन कर देंगे? है कोई माइकल लाल क्लास में जो एक्सप्लेन करे? सुनाए मुझे रीजनेबल एश्योरेंस की डेफिनेशन सुनाए। शाबाश, चलिए एक्सप्लेन करेंगे हम। देख लें भाई, देख लें अपनी क्लास, आप रिप्रेजेंटेटिव है। देखें क्लास में कितने स्टूडेंट्स को रीजनेबल एश्योरेंस और लिमिटेड एश्योरेंस दोनों की डेफिनेशन याद है? याद है? सुनाए मेरा भाई, सुनाए। शाबाश, आप सुनाए। लिमिटेड की सुनाए। ना, ये तो डेफिनेशन तो स्टार्ट ही नहीं लिया आपने ड्राफ्टिंग से स्टार्ट ले लिया डेफिनेशन। बस ठंडे पड़ गए साथ ही जी। और कोई सुनाए कि और किसी को याद? आप सुनाए। ड्राफ्टिंग नहीं, डेफिनेशन से स्टार्ट करना है। लिमिटेड एश्योरेंस से भी पहले उसकी डेफिनेशन थी। हाँ जी, रीजनेबल नहीं, लिमिटेड। ये नहीं, ये हाल है। कल छुट्टी भी थी। ये एक चैप्टर नहीं याद कर सके तो एक दिन में पूरी किताब याद कर लेंगे इंशाल्लाह। अभी बोटा लेकिन शुरू कर देना करना, ऐसे ना जी। हाइब्रिड क्लास में किस स्टूडेंट सुनाएगा? हाइब्रिड क्लास में। शाबाश, हाइब्रिड क्लास में। और तू हाइब्रिड क्लास का स्टूडेंट है भैया, इधर बैठा हुआ है? नहीं, चले मर्जी है आपकी बहरहाल, लेकिन याद कर लिया करें। अच्छा सुन ले, आज रात को हम आपके साथ, मुझे याद आ गया, वो आज रात को आपके साथ वो आपके साथ वो ऐप तो शेयर थी नहीं याद करने वाली, तो आपने कहां से याद करना? तो हमारा सुन निकल आया। शाबाश, सॉरी। आज रात को आज हम आपके चैप्टर के छोटे
आपके साथ शेयर करेंगे ऐप के ऊपर। आपने उसको आज रात से प्रैक्टिस करना शुरू कर दी। जैसे अब जब हम अपलोड कर देंगे ना, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर देंगे, तो आपने उसको फिर प्रैक्टिस करना शुरू कर देना है। ठीक है, 2-3 दिन के अंदर आपको एहसास हो जाएगा कि ये यूजफुल है कि नहीं। ठीक है, चलिए ये क्लियर हो गया। क्या क्या लिखना है आपने? डेफिनेशन लिखनी है आपने, ड्राफ्टिंग भी और सैंपल भी। थोड़ा सा आपको ज्यादा आंसर लग रहा होगा, लेकिन लिखना सारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, कितने मार्क्स हैं? कितना टाइम? 12.6। हेयर कट लगाए 12 या 11, कितना करें? 12 कर लें, ज्यादा बड़ा हेयर कट भी होना चाहिए। हाँ 12 मिनट ठीक है। रिक्वायर्ड डिस्कस हाउ यू विल रिस्पॉन्ड टू द व्यू पॉइंट्स ऑफ अमजद। व्यू पॉइंट्स इसका मतलब है एक पॉइंट पे कमेंट नहीं करना, मल्टीपल पॉइंट्स है, कम से कम 2 पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हमने कमेंट करना है। कैसे पता चला कम से कम 2 पॉइंट्स हैं? व्यू पॉइंट्स ऑफ अमजद रिगार्डिंग द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब मैं स्टूडेंट में सोच रहा हूं, सर ने कहा था रिक्वायरमेंट में किस चैप्टर का क्वेश्चन है, ये तो मुझे समझ नहीं आ रही। हाउ विल रिस्पॉन्ड टू व्यू पॉइंट्स ऑफ अमजद रिगार्डिंग ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल, पता ही नहीं चला किस चैप्टर का रिक्वायरमेंट में कोई हिंट ही नहीं। इसका मतलब मैं रिक्वायरमेंट को समझ नहीं पा रहा, मेरी तैयारी ठीक नहीं है। क्या सही है क्या? नहीं भाई, व्यू पॉइंट है, व्यू पॉइंट ऊपर है, ऊपर पढ़ोगे फिर पता चलेगा। Amjad is the chief executive and major shareholder of a newly incorporated private limited company. He has offered your firm to be the first external auditor of the company. Auditor को ही external auditor भी कहते हैं, auditor को ही। लेकिन मेरा दिल कहता है कि अगर दुनिया में कोई external auditor है ना, तो कोई internal auditor भी होगा। internal auditor भी होगा, होता है। लेकिन ये बाद में डिस्कस करेंगे, पहले अभी एक्सटर्नल ऑडिटर को तो अच्छे तरीके से समझ लें। अभी तो एक्सटर्नल ऑडिटर ही सही तरीके से वो होता है। बाज़ औक़ात ना कंपनी ने अपना एक एम्प्लॉय रखा होता है, कंपनी ने जिसका काम यही होता है, जो एक्सटर्नल ऑडिटर का होता है कि चेक करना है। लेकिन ये चेकिंग करके अपनी रिपोर्ट शेयर होल्डर को नहीं देता, जो एम्प्लॉय रखा होता है। ये चेकिंग करके अपनी रिपोर्ट डायरेक्टर्स को देता है। इसे कहते हैं इंटरनल ऑडिटर, क्योंकि इसमें 2 ही पार्टीज हैं, रिस्पॉन्सिबल पार्टी और जो बंदा चेक कर रहा है वो रिस्पॉन्सिबल पार्टी को रिपोर्ट दे रहा है। तो ये इंटरनल ऑडिटर कहलाता है। क्यों इंटरनल ऑडिटर कहलाता है? कंपनी का एम्प्लॉय अंदर का बंदा है, अंदर का कंपनी का एम्प्लॉय है, इंडिपेंडेंट नहीं है, इसलिए इंटरनल ऑडिटर कहलाता है। लेकिन हम तो एक्सटर्नल ऑडिटर पढ़ते हैं। You first external auditor of the company. During a meeting, he was of the viewpoint that statutory audit exists because it has been legally mandated and it does not add value to business. कहता ऑडिट तो बिजनेस वाले ऑडिट नहीं करते। सही कह रहे कि गलत कह रहे? करते हैं मेरे ऑडिट। कैसे? हाँ। कौन सा कंसेप्ट है? एडवांटेजेस वाला। शाबाश, हम इसकी स्पोर्ट में एडवांटेज लिखें, ठीक है। लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई। व्यू पॉइंट्स प्लूरल फॉर्म यूज किया था, मैं देखो दूसरा भी कोई पॉइंट हो क्या। However he believes, लेकिन उसका ये यकीन भी है, that audit helps in finding all major frauds within the company. क्या all major frauds? यानी all material fraud भी आइडेंटिफाई नहीं करता। अच्छा, इमटेरियल तो नहीं करता ना, वो तो जिम्मेदारी में नहीं है ना। क्या मटेरियल भी नहीं करेगा? मटेरियल भी नहीं करेगा, यानी लेकिन कौन से वाले मटेरियल नहीं करेगा? जो इनहेरेंट लिमिटेशंस वाले होंगे, बाकी के करेगा। ये थोड़ी है कि हर इनहेरेंट लिमिटेशन जो है, हर मटेरियल मिसस्टेटमेंट का इनहेरेंट लिमिटेशन की वजह नहीं, ठीक है। तो जो मिसस्टेटमेंट या फ्रॉड इनहेरेंट लिमिटेशन की वजह से ऑडिटर आइडेंटिफाई नहीं कर पाया ना, उसका वो जिम्मेदार नहीं है, चाहे वो मटेरियल क्यों ना हो। जो मिसस्टेटमेंट, ये बात समझ आ रही है? तो इमटेरियल मिसस्टेटमेंट के लिए जब भी ऑडिटर के खिलाफ कोई केस लगता है ना, या केस स्टडी में आपसे पूछेगा ऑडिटर जिम्मेदार है कि नहीं, आपने सब दो फैसले करने हैं। स्टेप नंबर 1, क्या मटेरियल है कि इमटेरियल? इमटेरियल है तो आपने सीधी लाइन लिखनी है कि भाई ये इमटेरियल है, इमटेरियल के लिए ऑडिटर जिम्मेदारी नहीं होता। और अगर फ्रॉड या मिसस्टेटमेंट मटेरियल है, फिर आपने क्या लिखना है कि मटेरियल के लिए रिस्पॉन्सिबल है लेकिन रीजनेबल, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देता, रीजनेबल। और हो सकता है इनहेरेंट लिमिटेशन की वजह से वो ये फ्रॉड आइडेंटिफाई ना, यानी स्टैंडर्ड ने हमें रास्ता दिया है इमटेरियल फ्रॉड से अपने आप को बचाने का भी, और अगर फ्रॉड मटेरियल हो उससे बचाने का भी। इमटेरियल हो तो हम सीधा कहते हैं भाई मटेरियल है, छोटा छोटा फ्रॉड ढूंढेंगे। और मटेरियल हो तो क्या कहते हैं? जिम्मेदारी है जरूर, लेकिन रीजनेबल एश्योरेंस की। इनहेरेंट लिमिटेशन की वजह से हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर रहे। अब अगर तो बाकी इनहेरेंट लिमिटेशन का मसला होगा तो फिर तो ठीक है, वरना ऑडिटर को सजा मिलेगी। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये जो फ्रॉड ऑडिटर ने डिटेक्ट नहीं किया, ये ऑडिटर का कसूर है कि इनहेरेंट लिमिटेशंस की वजह से नहीं किया? हाँ, प्रोसीजर अगर स्टैंडर्ड के सारे प्रोसीजर परफॉर्म कर लिए हैं तो फिर ऑडिटर का कसूर नहीं है, ये इनहेरेंट लिमिटेशन है। अगर एक प्रोसीजर भी रह गया तो फिर ऑडिटर का कसूर है, सजा मिलेगी। जी, ये क्या ऑडिट रिपोर्ट की फर्दर कोई चेकिंग होती है? आईकैप करता है, उसे क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कहते हैं। आईकैप करता है उसे क्वालिटी कंट्रोल, यानी पाकिस्तान क्वेश्चन इनका ये है, क्या ऑडिटर जो काम करते हैं, अगर ऑडिटर 2 नंबर काम कर ले तो इनको कोई पकड़ने वाला है भाई? तो इसका जवाब है यस। वो कौन है ऑडिटर को? जो ऑडिटर का रेगुलेटर है, आईकैप। आईकैप हर साल जितनी भी पाकिस्तान में ऑडिट फर्म्स हैं, इनसे लिस्ट लेके ना कि उनको ऑडिट किया है, सैंपल बेस पे कुछ को सेलेक्ट करके चेकिंग करता है कि सही सारे प्रोसीजर परफॉर्म किया है कि नहीं किए। उनमें बड़ी फर्म के पार्टनर की और क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर की आपस में तू मैं होती है, ठीक ठाक। वो कहते हैं ये करना था, कहते हैं ये करना था, लेकिन बहरहाल आईकैप चेकिंग करता है। उसे क्या कहते हैं? हाँ,
तो इसमें दो कंसेप्ट लिखने थे, एक एडवांटेजेस वाला और एक इनहेरेंट लिमिटेशंस वाला। क्लियर जी? कितने स्टूडेंट्स ने ये केस स्टडी अगर आपने कर ली, इसका मतलब ऑडिट बैठ गया बेसिक लेवल पे जहन में, कितने स्टूडेंट्स ने ये केस स्टडी में दोनों पॉइंट्स पिक कर लिए थे? बड़ा फैसला ठीक कर लिया था कि इधर एडवांटेजेस आएंगे, इधर इनहेरेंट लिमिटेशन आएगी। बाकी एक दो एडवांटेजेस जहन से निकल गए, वो छोटा है, उसमें प्रॉब्लम नहीं। बड़ा इशू कितने स्टूडेंट्स ने आइडेंटिफाई कर लिया था? थोड़े स्टूडेंट, 25%। चले कोई बात नहीं, अभी मजीद केस स्टडीज है प्राइवेट कंपनी के लिए। हाँ बिल्कुल, अगर उसका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से ज्यादा तो जरूरी होता है। चलिए, ये थे हमारा चैप्टर 1। चैप्टर 1 यहाँ पे कंक्लूड हो गया और इसके साथ ही हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट। पास कर दीजिए।